मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गहमा गहमी है और जिस तरीके से हमारे नौजवान जाबाज बहादुर सैनिकों को बड़ी ही निर्मम तरीके से और चालाकी से बेतुके तरीके से ड्रैगन ने जिस तरीके से शिकार बनाया, वाकई वो शर्मनाक है और इसका सबक भी इसको सिखाया जाएगा। लेकिन जब तमाम चीजें तय हो चुकी थी, उसके बावजूद ये धोखाधड़ी क्यों इस तरीके से अपने ही बात से मुकर गया ड्रैगन और क्यों इस करतूत को उसने अंजाम दिया? इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही सम्मानित 5 शख्सियत मौजूद है। देहरादून से मेरे साथ मौजूद है सुशील कुमार सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, देहरादून से हैं और इनकी अपनी खुद भी IAS एकेडमी। आपका स्वागत है सुशील जी। दूसरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर विजय सागर जी, आपका भी स्वागत है मीडिया 24x7 में। थैंक यू सर, थैंक यू। खविंदर सिंह कैप्टन मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस से हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं और बहुत ही सोशली एक्टिव रहते हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान साहब मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी से हैं, लगातार डिबेट पे देखे जाते हैं और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। बरखा वर्षा मेरे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनली इंटरनेशनली जानकार हैं और तमाम तरीके की मानवीय घटनाओं को लेकर के गंभीरता से अपनी बातों को रखते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं क्योंकि मामला जो है सैनिकों से जुड़ा हुआ है, हमारे जाबाजों से जुड़ा हुआ है, हमारे बहादुरों से जुड़ा है और उनकी शहादत से जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आऊंगा ब्रिगेडियर विजय सागर जी के पास। क्या कहें, चीन जो है अपनी बात को कहता है, मुकरता है। अभी तारीख थी, पहले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि हम दोनों के दोनों अपनी अपनी जगहों से हट जाएंगे। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उसने इस मौके को आने नहीं दिया और अपनी नापाक हरकत को जो है वो अंजाम तक पहुंचा दिया? देखिए, ये जो इवेंट हुआ है, दिस इज टोटली एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। ये नोबडी हैड प्लान्ड फॉर इट। 6 तारीख को जो को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो बातचीत हुई थी और उसमें डी एस्केलेशन का जो मुद्दा आया था और उसमें जो सहमति हुई थी, वो लगता है वो सहमति शायद उनके थिएटर कमांडर ने नहीं मानी। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसकी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, पर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं जिससे ये मैं इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ। फर्स्ट इनपुट थी मेरी, कल मैंने टीवी पे एक बड़े ही प्रतिष्ठित थिंक टैंक प्रोफेसर साहब को सुना था। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। अच्छा, दैट वाज वन। सेकेंडली, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समबडी, आज सुबह किसी से मैं बात कर रहा था, किसी पे चैनल पे ही मैं भी बात कर रहे थे पैनलिस्ट के साथ, तो उनकी इनपुट ये थी कि ये जो पर्टिकुलर बात है, ये जो जनरल लेवल में बात हुई है, जो उनका वेस्टर्न थिएटर कमांडर है, उन्होंने इसका अप्रूवल नहीं दिया था। अच्छा, एज ए रिजल्ट हम जब वापस आए हैं अपना डॉक्यूमेंट साइन करके, हमारा इंप्रेशन था कि नाउ दे आल्सो गोइंग टू 2.5 किलोमीटर वो भी पीछे जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो वो चीज जब हो गई ग्राउंड के ऊपर, 2 दिन हो गए, तो लोकल फॉर्मेशन कमांडर ने इस यूनिट को 16 बिहार को बोला कि आप जाइए चेक करिए कि उनकी जो विड्रॉल है उसका क्या प्रोग्रेस है। तो बेसिकली वो प्रोग्रेस करने गए थे ये सोच के कि अब हमारा सुलहनामा हो चुका है, हमने एग्रीमेंट हो चुका है, तो उन्होंने, उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे। क्योंकि वो गए थे ऐसे जस्ट थोड़ा फ्रेंडली काइंड ऑफ विजिट देखने के लिए। इट्स नॉट इवन पेट्रोलिंग, नथिंग, बिकॉज उसमें वहां पे कोई भी किसी किस्म के खतरे की कोई वो थी नहीं चांस। पर वहां जाके जब वो नहीं थे तो थोड़ा एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ ऑल्टरकेशन हुई होगी एंड अल्टीमेटली इट केम टू फिस्ट फाइट्स, जो पहले भी होती थी, पर इतनी सीरियसली कि उनके पास डंडे हों, उनके पास कीलों वाले लोहे की रॉड्स हों, उनके पास जो बेसबॉल के रैकेट्स हों, कांटीलीक झाड़ियां हों, एंड वहां पे सफल हो जाए। माना जाए कि दे वर प्री प्लान टू डू सच काइंड ऑफ अटेम्प्ट ऑन आवर सोल्जर्स। Could be that is the reason, but that party जो गई थी पहली वाली, उसको हम फौजी भाषा में बोलते हैं एम्बुश कर लिया, पकड़ लिया अपने पास।
तो फिर जो दूसरी पेट्रोल पीछे से आ रही थी, जो उनको शायद उनको इन्फॉर्म कर सके या वो और अपने आप आ गई, तो दैट इज द टाइम नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए और वहां पे उनकी फिस्ट फाइट, हैंड फाइट हो गई और उसके बाद ये हादसा हुआ। जी, मैं सुशील जी को बताना चाहूंगा, सुशील जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते रहे, लिखते रहे अखबारों में। ये जो बात है 16 जून की बात, ये सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, हम वापस अपने अपनी जगहों पे चले जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से वेल प्लान में हमारे बहादुर जवानों को घेरा जाता है, और आप ये समझ लीजिए कि हमारे एक जवान के बिना पर वहां पर तीन जवान थे। ऐसे में निहत्थे हमारे बहादुर जवानों को घेर करके इस तरीके से निर्मम हत्याएं कर देना उनकी कहां तक उचित है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है इस पर? देखिए, ये जो भी 6 जून को मीटिंग हुई, जो 6 जून कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, उसमें जो नतीजे निकले, हम लोगों को भी लगा कि 2.5 किलोमीटर चाइना पीछे जाएगा। हालांकि चाइना एक सरकता हुआ देश है, वो 5 किलोमीटर आता है, 2 किलोमीटर पीछे जाता है, तो 2.5 किलोमीटर कब्जा कर लेता है। ऐसे करके लद्दाख को, पूरे इलाके का, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक देखेंगे तो अपनी इसी तरीके की टेंडेंसी में वो लगा रहता है। जहां तक आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों की दृष्टि से, देखिए, एक बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इंडियन आर्मी सबसे ऊंचाई के इलाकों में काम करने के लिए महारत रखती है, जिसको हम लोग सियाचिन जानते हैं, जो लद्दाख के इन दिनों 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर ये घटनाएं घट रही हैं। कितने कम रिसोर्सेस में, कितने दमखम के साथ, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती, सर्दी बहुत हो सकती, बहुत मेहनत से काम कर रही है। उसके बावजूद भी अगर वहां पर निहत्थे होकर के पेट्रोलिंग करने गए, जांच करने गए और ये देखने गए, तो आप इसको समझ के चलिए कि अगर इंटरनेशनल कोई नियम, कोई पॉलिसी दो देशों के बीच के आर्मी कल्चर में होता है, तो सबसे वाहियात काम चाइना ने किया है, जो उसको किसी भी तरीके से इंटरनेशनल फ्रेम में कस कर, इसके लिए भी उसके दांव पेच और दंड का प्रावधान एक तो होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारे हताहत क्या बोले, हमारे जो शहीद हुए, जो हमारी सेना की शहादत है, वो की तुलना में अगर माना वो पेट्रोलिंग में इतने तैयारी के साथ नहीं गए कि उनके पास रॉड है, उनके पास रॉड डंडे हैं या सरिया है, उसके बावजूद भी अगर जो सूचना है कि 43 लोग वहां के भी मारे गए हैं जो वहां की सेना में से, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हमारी जो एथेंटिसिटी है, हमारी जो ट्रेनिंग है, जो हमारी आर्मी का जज्बा है, वो बनस्पत चीन की तुलना में बहुत स्ट्रांग है। और चीन जो है ना, कोई दिखाई देता है कि जब गेस्चर ग्रुप आ रहा है, एक छोटा सा दल आ रहा है, आपसे फ्रेंडली बातचीत करने के लिए आ रहा है, और आप इस तरीके से हमला करते हैं और इस तरीके से अपनी पूरी करतूत को अंजाम देते हैं, वाकई बेहद शर्मनाक है। मैं ब्रिगेडियर को एक बार दोबारा से चर्चा में लूंगा। क्या कहेंगे कि जब हमने पहले से ही म्यूचुअली सारी चीजें तय कर दी है और एक मामला है कि आगे हम कुछ नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते हैं, झंझट नहीं चाहते हैं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होता नहीं, तो क्या जो वहां पर मौके पर जो उनकी पलटून थी चाइनीज, वो अपने किसी भी आला अधिकारी की बात को नहीं मानती है, सरकार की बात को नहीं मानती है और इस पूरी करतूत को अंजाम देती है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, चाइना जो वहां पे आया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, पूरा स्टैंड ऑफ है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये जो मीटिंग ब्रिगेडियर लेवल, मेजर जनरल लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग, ये एक फसाड था टू बी पुट इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको ये बताने के लिए, हाँ, हम यहाँ कुछ गड़बड़ करने नहीं आए हैं, हम तो अपना नॉर्मल रूटीन काम से आए थे, बट एक्चुअल यहाँ वो एक किसी बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन के आए हैं। वहां पे मीटिंग में मान लिया कि हम वापस चले जाएंगे, मगर एक्चुअली उन्होंने वापस जाना नहीं था। अच्छा, एज ए रिजल्ट दे वर देयर। अभी आप मुझे पूछेंगे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है, ये जितने भी हम पिछले कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई हैं। चाइना का जो ग्रैंड डिजाइन था प्री कोविड, कोविड तो बीच में लाया गया या आ गया, तो थोड़ी सी इसने डायमेंशन बदली है, बट चाइना का इरादा नहीं बदला है। चाइना का इरादा था कि किसी तरीके से इंडिया जो उनका एक रीजनल पावर इम्बैलेंस के अंदर की इक्वेशंस में फिट नहीं हो रहा था, इंडिया को किसी तरीके से उन्हें डाउन करना है।
और बाकी भी फ्रंट्स पे उन्होंने जो भी बाकी कार्रवाई कर रखी है वो हम बाद में बात करते हैं। तो इंडिया को डाउन करने के लिए कहाँ पे आए? तो सबसे बेस्ट जगह थी एक्साइज चेन, क्योंकि एक्साइज चेन में जो इस वक्त लोकेशन है उसमें चाइना की दो बड़ी दुखती रगें निकलती हैं वहां से। एक तो वो जो मेन हाईवे है जो तिब्बत को सिनकियांग से कनेक्ट करती है, which is supposed to be a lifeline for तिब्बत, जो बिल्कुल दौलत बाग ओल्डी जहाँ पे ये बात हो रही है उसके नॉर्थ में K2 पास है, उससे 25 किलोमीटर दूर ही है। इट इज नॉट वेरी फार एज अ क्रो फ्लाइज। और अभी हमने दौलत बाग ओल्डी को एक ALG है, बेसिकली एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, हमने उसको काफी अच्छा इंप्रूव कर लिया है, जहाँ पे हम C-130 या C-17 लैंड करके हैवी इक्विपमेंट भी बड़ी जल्दी इंडक्ट कर सकते हैं और उस रोड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्लस उसके आगे सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे पास है, और उसके आगे है आपकी चाइना की सीपेक वाली रोड जो काशगर से चलती है और कुजरे पास से होती हुई हवेली से होती हुई गिलगित से नीचे ग्वादर में जाती है। अब वो चाइना का पेट प्रोजेक्ट है। चाइना को अगर कुछ करना था विद द एम टू दबाओ इंडिया, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ करते हैं, अगर यहाँ कुछ सक्सेस मिलती है तो यहाँ पे हमको दूसरे 2 लड्डू और मिलेंगे। तो इसलिए वो यहाँ आए। तो जिस दिन उन्होंने बोला कि हम वापस चले जाएंगे, कि चाइना मान के बैठा था कि एक टेस्टिंग फाइट है, अगर यहाँ कामयाबी मिलेगी तो हम 2 कदम और आगे जाएंगे, अपने दूसरे मंसूबों को भी साधेंगे। मेरे साथ इरफान जुड़े हुए बीजेपी से हैं, क्या कहेंगे सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है जो अभी हालात हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, लेकिन अभी जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए, हम क्या चाहते हैं? हालांकि राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि भी खुली छूट दी गई है कि वहां ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होंगी उसको उसी तरीके से टिट फॉर टैट की स्ट्रेटजी के तहत अपनाया जाएगा। इरफान साहब। मारूफ साहब, मैंने आपकी आवाज पूरी सुन ली। जी। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और दूसरा, हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में, और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं मोहतरम राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एकदम सख्त अल्फाज में इस चीज का संज्ञान लिया है और अपनी फोर्सेस को पूरे राइट्स दिए हैं जो किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उन्होंने बहुत ही जांबाजी और बहादुरी के साथ वहां पर जो अपना प्रदर्शन किया है वो बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन है। और चाइना को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, हमारे भी नौजवान जो है वहाँ शहीद हुए हैं। तो अब ये समझिए आप, जो अब भारत है, जो अब हमारा इंडिया है, ये सन 62 वाला इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है। और चाइना चाहता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस उसने फैलाया है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, खास तरीके से अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री है वो उसके खिलाफ है, तो वो ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। लेकिन हमारा भारत सक्षम है, आत्मनिर्भर है और हम पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अभी हमारे मोहतरम वजीर आजम प्रधानमंत्री जी ने अभी 19 तारीख में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें जितनी भी हमारी पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, उन सबके जो प्रेसिडेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है, उनको साथ में उनके मीटिंग करेंगे और उनसे सबसे सलाह मशवरा करके और जो भी आगे कड़ा कदम उठाना हुआ वो उठाने में बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे। क्या लगता है कि क्या हम कहीं चूक गए, क्या हमसे कहीं गलती हो गई, क्या कहीं हम पीछे रह गए, ये इतना बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ गया? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है। कोई अगर हमारे सामने आकर हमसे मुकाबला करने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार तो पहले नंबर पर ये कोशिश करती है कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल करे। और हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन कोई भी आदमी अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत आज आंख में आंख डालकर बात करने की ताकत रखता है और वो हमने उसको करारा जवाब दिया है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस नेता खविंदर सिंह कैप्टन भी मौजूद है, क्या कहेंगे लगातार जो चीजें हो रही हैं एक के बाद? जी मारूफ भाई, सबसे पहले तो मैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको बहुत बहुत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। अभी ब्रिगेडियर साहब ने अपना वर्जन दिया कि फौज किस प्रकार से रिटेलिएट करती है, किस प्रकार से हो रहा है, तो इरफान भाई ने भी अभी दिया। लेकिन मैं इनसे थोड़ा
अलग विचार रखता हूँ जी। कि देखिए, ये बात अल्फाजों का नहीं है कि सख्त अल्फाज में दिया, ये अब कुछ करने का हमें समय आ गया है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री को जनता के बीच में आके सत्ता के गलियारों से निकलकर लोगों को उसका जवाब देना चाहिए कि यह जो चाइना ने अटैक किया है, ये चाइना ने ये रिटेलिएट किया है, उसका हम लोगों को क्या जवाब देना चाहिए। और दूसरा कह रहे हैं कि नुकसान चाइना का भी, नुकसान चाइना का होना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक्शन का समय है और इस समय हमें अपना पूरा का पूरा हमें अपना जवानों को सहयोग देना चाहिए और सेना का हमें सम्मान के साथ उनका सहयोग देना चाहिए। अब देखिए, पहले तो ये कहते थे कि अभी 56 इंच का सीना, कहाँ गया अभी 56 इंच का सीना? नेपाल ने अपने नक्शे के अंदर हिंदुस्तान का लिपुलेख को मिला लिया। उसके बाद अब ये चाइना लाल लाल आंखें दिखा रहा, कहाँ गए इनके ये लाल लाल आंखें दिखा रहे थे जो? अब कहाँ गई इनकी वो लाल आंखें? तब तो बहुत स्टेज पे आज से 6 साल पहले होकर क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए और इनको बाहर आकर जवाब देना चाहिए और ये जो झूला डिप्लोमेसी है इसको खत्म करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से कि ये झूला डिप्लोमेसी और इसको खत्म करें। और उनके साथ जो हमारे रिलेशन, आज चाइना का सबसे बड़ा मार्केट कौन है? आज चाइना का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के उसकी खपत हो रही है सामानों की, उसका सामान हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, उसका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। उसको भी तरीके से आज हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। बहिष्कार की अपील हम जनता से करते हैं। क्या सरकारें जिन चीजों को पसंद नहीं करती हैं उनको अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक उनको खुद बंद नहीं कर सकती? जब वो चीजें आएंगी नहीं तो जनता उसका इस्तेमाल कहाँ से करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहले सरकार को शुरू करना चाहिए और सरकार जो भी इसके अंदर कदम उठाएगी चाइना के खिलाफ, हम उस कदम में सरकार का पूरा साथ देंगे। चलिए, ब्रिगेडियर कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए खविंदर सिंह जी, फ्यू क्विक पॉइंट्स। शायद आज तीसरी या चौथी बार मुझे मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। आपने कुछ बातें करी हैं कि प्रधानमंत्री सत्याग्रह गलियारे से बाहर आए, ये करें वो करें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है, ओके, इसके पहले आप ऑपोजिशन वाले हैं आज में, ये आपका हक है गवर्नमेंट को घेरना उसकी नीतियों पे, ये आपका हक है और आप करिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। अब मैं जो रेफर कर रहा हूँ ये कुछ राहुल गांधी की ट्वीट्स हैं और कुछ आपके कुछ यूथ कांग्रेस वालों की ट्वीट्स हैं, उनको मैं रेफर कर रहा हूँ। अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने को बोलेंगे वो भी बोल दूंगा, मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा माइग्रेंट्स का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, जहां बहुत सारे सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के एक डिफिकल्ट टेरेन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़े हैं। उनको आप लड़ने दीजिए पहले, जब वो लड़ लेंगे उसका वो हारे जीते, नीति की जीत हो, नीति की हार हो, सारा ऑपरेशन ओवर हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, उसके बाद आप गवर्नमेंट को घेरिए, टाइमिंग को देखिए, उसके बाद आप गवर्नमेंट गिराइए। आप डेमोक्रेसी वाले हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट को गिराइए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं, आप गवर्नमेंट गिराने की पावर रखते हैं, उससे मुझे कुछ नहीं लगता। मगर आपकी सिर्फ एक छोटी सी मेंटालिटी, अब मैं वैसे ये शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी इज योर राइट, बट डोंट बी एंटी इंडिया। दो आजकल इस शब्द का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। और यहाँ पे आपने एक दो बातें बोली, बहिष्कार करना चाहिए, वो मैं अभी उसके बारे में बाद में बात करना चाहता था, पर अभी मुझे थोड़ी सी एक बात याद आई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी का अगर सीवी निकाला जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सीवी से बढ़कर सीवी कोई हो नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। उनको एक दिन पूछा गया था, एक ऐसे ही किसी पत्रकार ने, कि आपने ये जो चाइना के साथ इतना ट्रेड शुरू किया है, आपने बोला ना बहिष्कार करना चाहिए, ट्रेड शुरू किया है, $52 बिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मींस के डिफरेंस 52 का है, 52 टोटल नहीं है, यानी कि उनके पास 52 ज्यादा है बिलियन ऑफ डॉलर्स, कि आपने क्यों अलाउ होने दिया, आप तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं। तो उस दिन उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये मैंने जानबूझ के होने दिया कि चाइना हम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो हु वाज रॉन्ग एट दैट टाइम? ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू उस किस्म की चीजों में। इस वक्त मेरा एक छोटा सा मूल पॉइंट आपको ये है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, यू आर एन ऑपोजिशन। मोदी को घेरना घेरो, बीजेपी गवर्नमेंट को मारना मारो, बट नॉट एट दिस टाइम, बिकॉज समबडी एल्स इज वर्किंग समवेयर। अभी इस इंसिडेंट के बारे में हम काफी बातें करेंगे। अगर किसी की इंटरनेशनल पॉलिसी अगर कोई गलत चल गया है तो क्या हमारा
इतना भी हिंदुस्तान का नागरिक होने की इतना भी फर्ज नहीं है कि हम उससे कोई सवाल पूछ सके। जी, हमारा फर्ज नहीं है सवाल पूछने का। अगर आप इस चीज के लिए इतना दुखी हैं कि आपके पॉलिसी में आपकी नहीं आई, तो आप मुझे बताइए, इस इंसिडेंट से पहले आपने फ्रेमवर्क कौन सा बना के रखा है जहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया जाता है? 45 साल पहले, आज से 45 साल पहले ऐसा कोई दुस्साहस किया था चाइना ने, उसके बाद आज दुस्साहस किया है। आज हम आदमकाल में, आज हम पत्थर से लड़ रहे हैं, डंडों से लड़ रहे हैं, लोहे की रॉड से लड़ रहे हैं। महेंद्र जी, उस दुस्साहस के बाद किसकी हार हुई थी? हैंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट कहाँ है? वो किसने नहीं निकाली? वो आपकी कांग्रेस पार्टी ने दबा के रखी हुई है। क्यों रखी है बताइए ना मेरे को। क्यों? ब्रिगेडियर साहब अभी भी जो है नहीं है, ब्रिगेडियर साहब अभी भी जो है इनका मैं बात कर रहा हूँ, जो अहम है वो खत्म नहीं हो रहा है। हमारे देश के 20 एरोगेंसी इनकी खत्म नहीं हो रही। की बात कर रहा हूँ, मेहमानों की बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, यूथ कांग्रेस की लीडर की बात नहीं कर रहा। डिबेट जो है आम नागरिक विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हो, क्योंकि कांग्रेस का एक कल्चर है। इरफान भाई कह रहे थे बहुत ही अल्फाज किए हैं, नुकसान चाइना का हुआ है। अरे चाइना का नुकसान तो होना चाहिए। खविंदर जी, अभी आपकी एरोगेंसी कांग्रेस की खत्म नहीं हुई है। उन 20 घरों के अंदर चिराग चले गए हैं। ये मारूफ साहब ने जो डिबेट रखी थी, तो हमने कोशिश की थी कि बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के हो, लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स से मिलाकर, और क्योंकि मैं पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं कर रहा हूं कि जो जाबाज शहीद हुए हैं उनकी शहादत जाया ना जाए। आगे हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि ताकि हम उस ड्रैगन को, उसकी पूंछ पकड़ करके उसको सही मायनों में रास्ता दिखा पाए कि हम कमजोर नहीं है, हम जब अपनी पर आएंगे तो कुछ भी कर गुजरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम पहले तो किसी को उकसाते नहीं, और अगर कोई हमें आंखें दिखाएगा तो हम उसे बख्शेंगे भी नहीं। ये साफ बात साफ लफ्जों में कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं शहादत हुई है, उस शहादत की भरपाई करनी है। बरखा वर्षा जी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि आम लोगों के बीच में रहती है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलती जुलती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या रिएक्शन है लोगों का इस बड़ी घटना के बाद? आप क्या समझती है, क्या जानती है, और क्या चाहता है देश? जी, सबसे पहले तो लोगों को ये बहुत बड़ा सवाल जो मैं सुबह से सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि जब भी कोई एलओसी या एलएसी पार करता है, जैसे कि हमने सुना कि 10 किलोमीटर वो आगे चले गए, 10 किलोमीटर वो हिंदुस्तान में आ गए, जबकि एलओसी या एलएसी ऐसी जगह है कि जहाँ आप 1 इंच भी आगे नहीं आ सकते, 1 इंच भी आप पार नहीं कर सकते। वहां अगर कोई 10 किलोमीटर चला गया तो क्या तब तक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी को पता ही नहीं चला? पहला सवाल। और अगर पता चला तो क्या उन्होंने गवर्नमेंट से या हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, रक्षा मंत्रालय, क्या उन्होंने उन्हें खबर नहीं की? क्या उन्हें देर में पता चला? और ये तो बात मान के समझ के चलिए कि चाइना शुरू से एक धोखेबाज कंट्री रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने बोला कि हम तो बस एक पीस टॉक के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और वो जस्ट एक पेट्रोलिंग के लिए गए, और उनके साथ जितना बुरा व्यवहार हुआ, बहुत बहुत जनता में तो बहुत अफसोस है, बहुत आक्रोश भी है। और अब ये बात जैसे कही जा रही है कि हम चाइनीज माल का पूरा तरह से बहिष्कार करें, तो मुझे लगता है इस समय सबसे अच्छी बात कही विजय जी ने कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइड में रख दीजिए। सिर्फ देश और सबसे ऊपर है, देश हर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। तो देश के बारे में सोचे, देश हित के बारे में सोचे, और उन जवानों के प्रति हम सबके मन में गहरी संवेदनाएं हैं, हम दिल से उनको सलाम करते हैं। लेकिन इस समय जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जैसे कि अभी सुनने में भी आ रहा है, अभी पता नहीं इस पे कितना इम्प्लीमेंट होगा, कि चाइनीज जो माल हमारे आता था उसका इंपोर्ट बंद हो जाएगा। इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो पब्लिक यूज नहीं करेगी। हमें अपनी ही देश की जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं, हमको उनके ऊपर निवेश करना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए व्यवहार। लेकिन सवाल ये उठता है बरखा जी कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इतने जमाने से, बरखा जी मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। क्या एलओसी या एलएसी के ऊपर वो अंदर कैसे चले आए, और उसके पहले मैं थोड़ा खविंदर जी को खुश करना चाहता हूँ। खविंदर जी, ऐसा है कि हमने काफी बड़ी बड़ी बातें कर ली कि चाइना को बहिष्कार करो, चाइना मस्ट पे, उनके चीजों का इस्तेमाल मत करो, डेमोन्स्ट्रेशन। आप जरा बीजेपी को किस बात पे घेरो, उनको पूछो, परसों 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है ना मेट्रो रेलवे का महाराष्ट्र में, दिया है। उसके पहले बीएसएनएल को दिया है कि नहीं दिया है? सर, मैं इसी बारे में एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि रात को 8 बजे नोटबंदी कर दी जाती है देश के अंदर, और कहा जाता है कि आज से ये पुराने नोट यूज नहीं होंगे, और सवेरे सवेरे पेटीएम लॉन्च हो जाता है।
सर इसका क्या मतलब हुआ? सवाल पूछती है ना जनता कि रात को नोटबंदी होती है और सुबह पेटीएम लॉन्च कर देते हैं जो कि चाइना का प्रोडक्ट है। इरफान साहब क्या कहेंगे? ये खानदार जी, ये चीजें आप बीजेपी को सत्ताधारी आते हैं और सिक्योरिटी का छोड़िए, मुझे बरखा लग जी रहा ने है बड़ा कि हम लोग इंपॉर्टेंट मुद्दे क्वेश्चन से पूछा है। सब भटक रहे हैं। इरफान इन साहब चीजों से पर भी जवाब घेरा ले लेते जाएगा, हैं, इरफान साहब से भी जवाब ले लेते हैं। इस वक्त का मुख्य मुद्दा है वो देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और देश की इरफान साहब। सुरक्षा के लिए इस वक्त जो डिबेट हो रही है, हमें लगता है उसी के ऊपर बात करनी जी, जी, चाहिए, आइए। और हर तरीके से चाइना को घेरा जाना चाहिए। कैप्टन साहब और लगता है कि बात कर लेते हैं इरफान साहब से, जवाब ले लेते हैं उनका। चाइना जो इंडिया में आया है वो व्यापार के माध्यम से ही ज्यादा आया है। चाइना कभी दोस्ती के लिए नहीं आया, चाइना हमेशा व्यापार की नजर से हिंदुस्तान में आया है, इसलिए व्यापार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इरफान साहब सवाल ये मारूफ उठता है जी, कि मैं जहाँ बरखा जी का एक डाउट जो शायद आप सबके मन में है, मैं काफी जगह सुन रहा हूँ, एक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि LOC और LAC अगर वहां पे है तो 10 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए वगैरह वगैरह। मैं आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है भारत की जनता के लिए। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो एक अलग डायमेंशन है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शब्दों का एयरफेयर नहीं है, इसकी कॉनोटेशन डिफरेंट है। LOC मींस कि 100% लाइन जो है वो फोर्टिफाइड है, डिप्लॉयड है, ऑक्यूपाइड है, आई बॉल टू आई बॉल बैठे हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। LAC एक्चुअल कंट्रोल का है कि ये जो इलाका है ये इतना इनहॉस्पिटेबल है, इतना डिफिकल्ट एरिया है कि यहाँ पे आप परमानेंटली नहीं बैठ सकते। आप वापस अपनी जगह पे बैठते हैं 10 किलोमीटर पीछे, 5 किलोमीटर पीछे, डिपेंडिंग की वो जगह कितना दूर है, और वहां पे आगे सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सबने अभी तक पेगोंगसो लेक की फोटोग्राफ तो देखी होगी, और वो कहानी सुनी होगी, फिंगर 1 2 3 4 8, और ये भी सुना होगा कि हम कहते हैं कि LAC फिंगर 8 पे है, वो कहते हैं LAC फिंगर 4 पे है। अभी 4 to 8 वाला जो एरिया है वो खाली है, क्योंकि उनका जो बेस है सिरीचाप 1 पे वो फिंगर 8 के पास है, हमारा जो बेस है वो फिंगर 4 के पास है। ये हम बैठे हुए हैं, बीच वाला एरिया हम कहते हैं ये हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, और हम यहाँ पे सिर्फ पेट्रोलिंग करने जाते हैं। तो पेट्रोलिंग वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। जिस दिन हम दोनों की पेट्रोलिंग का प्रोग्राम का डेट कोइंसाइड हो जाता है, उस दिन दोनों पार्टियां मिलती हैं और लड़ाई हो जाती है। फिर बॉर्डर मैकेनिज्म बनाया है इनको कैसे यूज करना है। सो इफ समबडी हैज कम इनसाइड, सर तो फिर ये समझना चाहिए कि सीधे सीधे धोखे से मारा गया सैनिकों को। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई अंदर आया है तो वो आ गया है, उसने आपकी धरती, अभी तक वो आपकी धरती हुई नहीं है, अभी उसको आप नो मैन लैंड माने, सिर्फ हमारा क्लेम है। अब ये नहीं है कि आप जब दौलतबाग, ओल्डी, श्योक, दुर्बुक रोड पे बैठे हैं, वो रोड क्रॉस करके ले में आ गए, वो नहीं हो सकता। दैट इज द कॉनोटेशन, बार-बार जहन में दिस इज टू बी अंडरस्टूड। इसके पहले की जब आप किसी को बोलना चाहिए इसका, सुशील जी क्या कहेंगे? ये चाइना ने हरकत की, क्या यही हरकत हमारा पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी जो बार बार हमारे निशाने पे रहता, पाकिस्तान करता, तो क्या रिएक्शन होता? देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि 1954 का पंचशील समझौता, 1962 का चाइना वार, उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ डोकलाम को देख लीजिए, 2017 इसी महीने का मसला है। 16 जून को वो आया था डोकलाम में, और 28 अगस्त को गया था, पूरे 73 दिन बिता करके। तब भी हाथापाई हुई थी, झगड़े, लेकिन समाधान हमें प्राप्त हो गया था। देखिए, चाइना दो तरह से काम करता है। चाइना जो अभी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, काफी हद तक सहमत हूँ, दो बिंदु उसमें मैं जोड़ देता हूँ। चाइना प्रोपेगेंडा करने में बहुत अव्वल है, और चाइना जानता है कि भारत बहुदलीय व्यवस्था वाली देश, आपस में ही नोचा खींचातानी करके अपने ही सरकार के खिलाफ यहाँ वहां करके हमारा काम आसान कर देंगे। तो पहली बात तो यह है कि 19 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक है, उसके पीछे एक रीजनिंग है कि देश पर एक आपदा है, एक प्रॉब्लम है, हम सभी दल एक साथ हों 19 तारीख को, जैसा कि होने वाला है ये। और मुझे लगता है कि हमारे देश के दल इतनी गलती नहीं किए हैं अभी तक कि इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी को, उसके साथ इतनी नोचा नाची की गई हो। हमेशा साथ देने की बात हुई है। ये गलती हमारे विपक्षी भी नहीं करते हैं, मुझे लगता है इस बार भी नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, होता ही नहीं है ये तो नेशनल एक थ्योरी हो गई हमारी। कोई हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं,
दूसरी तीसरी चीज है उसका बाजार है। देखिए आर पार व्यापार, चाइना से हम प्राचीन काल से जुड़े हैं, बहुत सारे हमारा बुद्ध भी ले गया लेकिन उसके विचार शुद्ध नहीं हुए, और जिस तरीके वो युद्ध की नीति पे रहा, भारत हमेशा कूल डाउन रहा और शांति में रहा। अब भारत क्या कर रहा है, डोकलाम से अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं भारत अब सीमाओं पर मुखर होता है, और इस मुखरता का नतीजा यह है कि चाइना को यह बर्दाश्त नहीं है। चाइना अपने पट्टी पर हवाई पट्टी बनाए, अपनी सीमा पे सड़कें बनाए, रेल दौड़ाए, गुड़गांव दिल्ली की तरह शहर बसाए, और हम अगर यही काम करने निकले तो उसको बड़ा खलता है। वो हमारे अंदर के अग्रेशन को युद्ध में तब्दील होने का एक वजह देख रहा होता है, जबकि हम तो करेंगे नहीं, हम मौका तलाश रहा। और जो प्रोपेगेंडा है वो हमारे राजनीतिक दलों में फैला करके अपना उल्लू सीधा करता है। तीसरा, $100 अरब का व्यापार वाजपेयी मोदी साहब, वो यही जिनपिंग के साथ MOU साइन हुआ है कि $100 अरब का व्यापार करेंगे। 95.5 अरब डॉलर का व्यापार इस समय होता भी है। और कमाल की बात यह है कि हम कह रहे हैं मेड इन इंडिया की बात हुई थी, मेक इन इंडिया की बात हुई थी। आप जब तक अपने देश में सस्ता सामान नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ कितनी अच्छी तरह जानते हैं मारूफ साहब, 30 से 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मामला होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता? हम सुन नहीं पाए, फिर से बोल दीजिए। यानी यही हरकत अगर पाकिस्तान ने की होती तो क्या हमारा रिएक्शन यही होता? नहीं, हमारा रिटेलिएट करने का तरीका चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर 2 सिद्धांतों पे होता है। दो पड़ोसी के साथ 2 सिद्धांत पे भारत काम किया है। पाकिस्तान के साथ निपटने का अलग तरीका है, चाइना के साथ निपटने का अलग तरीका है। इसके भी 2 कारण है। पहला कारण यह है कि देश की जो माली स्थिति होती है, देश की जो सैन्य व्यवस्था होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है सुशील, उसके बाद राजनीति प्राकृतिक भूमि से जुड़ा मसले आपके, जैसे कि सुशील जी कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है वो कंट्री टू कंट्री हम अपनाते हैं, लेकिन अभी जो हालात है, क्या कहेंगे इन हालात में? जिस तरीके से चाइना जो है नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, नेपाल ने भी छुटपुट अपनी हरकतें दिखाई, अपनी औकात दिखाई। आज से कभी पहले नेपाल की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे तरफ वो सांस भी ले ले। तो वो चाइना जिस तरीके से आगे पीछे घेरने की कोशिश कर रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, महामारी है, इस तमाम चीजों का वो फायदा उठा करके किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहा है? सवाल किनसे किया? ब्रिगेडियर, ये जो क्वेश्चन, जो दिशा की मैंने आपको पहले भी बोला कि ये चाइना एक ओवरऑल स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इंडिया के ऊपर जो उसने किया वो एक उसकी बड़ी छोटी सी एक कहते हैं कड़ी है। तो ये इस वक्त अगर आज जो स्टैंड ऑफ हुआ है, पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है, चाइना के इंटरनल पॉपुलेशन वॉच कर रही है, इंडिया के इंटरनल पॉपुलेशन वॉच कर रही है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। और इस वक्त जो दुनिया देख रही है इस स्टैंड ऑफ पे इंडिया की क्या रिएक्शन रहेगी, उसके ऊपर दुनिया इंडिया की जो इमेज है उसको बहुत ऊंची पे ले जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। अच्छा। इसलिए मैंने बोला था कि हमने 20 लाइव्स खोई हैं, हमारे यहाँ रोष भी है। इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को एक डेफिनेट स्टेप ले लेना चाहिए था। आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और डेफिनेट स्टेप अब मैं बोलूंगा कि कोई बालाकोट टाइप स्ट्राइक होनी चाहिए थी। तो लोग बोलेंगे नहीं, बालाकोट स्ट्राइक तो वॉर एस्केलेशन हो जाएगी, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन का जो मैट्रिक्स होता है या इसकी जो सीढ़ियां होती हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कम से कम एक स्टेप तो हमको आगे जाना ही है जो शायद मोदी जी ने अभी तक ऑथराइज नहीं किया है, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो स्टेप जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि आप हथियारों का इस्तेमाल करें। आप सिर्फ इतना कीजिए कि मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, और भी हैं, आप एक इतना करिए, आपके पास 3488 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन आपकी है चाइना के साथ। आप कहीं पे भी जहां पे आप एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, आप जाके चाइना की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लीजिए।
और बोलिए ये हमारी है, फिर अच्छा। देखते हैं चाइना कैसा रिएक्ट करेगा। जी, तो इस किस्म की कुछ सांकेतिक कोई ऐसी बात करनी है नहीं जानी चाहिए। चाइना को ये मैसेज जाए कि भाई लिसन, इफ यू एक्ट फनी विद अस वी विल इक्वली रिस्पॉन्ड, एंड बिल्कुल। नॉट जस्ट कि हमारे 20 मरे हैं और आपके 40 मरे हैं, नॉट अनकन्फर्म, और आप वहीं पे बैठे हुए हो। तो एक मेरा एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐसे को कैसा जवाब देना जरूरी है, कहीं वो हमें कमजोर ना समझ बैठे। मैं कविंदर सिंह कैप्टन को दोबारा से लूंगा, क्या चाहते हैं एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के साथ देश जिस दहलीज पे खड़ा हुआ है, आप सत्ता पक्ष से क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए ताकि हमें तसल्ली मिले, देश को तसल्ली मिले और चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब मिले? नहीं तो एक सबसे बड़ी यही मांग है कि इस वक्त सरकार जो भी फैसला लेगी हम उस फैसले में सरकार के साथ हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो चीन धोखेबाजी कर रहा है और करता रहा है और पहले भी की है, तो उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो एक धोखेबाज कंट्री है और उसको उसी के तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। और हम लोग बिल्कुल भी इस वक्त हमें चुप नहीं बैठना चाहिए और हमें अब तक रिटेलिएट कर देना चाहिए। जी बरखा जी, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है समाज में लोग चाहते हैं कि जवाब मिले, एक पुख्ता जवाब मिले। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो ये कह रहे हैं। इस समय सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर हैं, उनको अपने जो पर्सनल मुद्दे हैं, जो उनके पॉलिटिकल मुद्दे हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा देश सबसे ऊपर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आके कुछ ऐसा सॉलिड जवाब देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनली इतना मैं कनेक्टेड हूँ, सब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतने वेपन्स हैं। वेपन्स ना सही, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम तो जरूर उठाना चाहिए जिससे कि हम बता सके कि हाँ हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं सुशील जी, बिल्कुल एक लाइन में, वक्त नहीं है, क्या सॉल्यूशन और सरकार से क्या अपेक्षा? आऊंगा इरफान साहब आपके पास आखिर में। देखिए, हमें लगता है कि सरकार की रणनीति और कूटनीति मुखर है, आगे मुखर रहनी चाहिए। दूसरी चीज है कि काफी कुछ सरकार हमेशा सैन्य को, सेना को छूट देती रही है। काफी कुछ निर्णय देखिए जो लोकेशन पे है वो अच्छी तरह ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि गवर्नमेंट को सेना के साथ इतने ज्यादा साथ खड़े होने की मनोबल पाए, क्योंकि चीन मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी हमको पिछाड़ने की कोशिश करता है। यह ताकत इस बार सेना में ऐसी भर दीजिए कि चीन मनोवैज्ञानिक रूप से हमको कमजोर न होने देने पाए। जी जी इरफान साहब, अब सारे सवाल हैं, उनका एक जवाब, सरकार इस पूरी वारदात के बाद क्या करने जा रही है? और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कुछ तो हमें जरूर करना चाहिए कि उसे दिखे कि अगर तुम्हें हमें एक उंगली दिखाओगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा मजबूत मौका है आपके जवाब देने के लिए। क्या जवाब है आपके? हमारे प्रधानमंत्री जी जो है पूरी तरीके से सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। कल भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरीके को ऐसा अपनाते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर पार्टी के अध्यक्ष की भी उन्होंने इसीलिए मीटिंग बुलाई है कि कुछ भी हम करेंगे तो सब हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने डिबेट जो आपने रखी थी, बहुत अच्छी डिबेट थी, लेकिन उसको जो है अभी हमारे खविंदर जी ने उसको डिरेल करने की कोशिश की। देखिए, विपक्ष के सवालों के जवाब तो आपको देखिए, सत्ता पक्ष से तो सवाल पूछा जाएगा। आप अब ये बात भूल जाइए इरफान जी, सत्ता में आप बैठे, आपसे कोई सवाल ना पूछे, तरीके से जो है आप तक गलत डिबेट में चले गए होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष से तो जवाब हमें पूछना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। आप ये बताइए इसके ऊपर क्या करने जा रही है? हम एक एक चीज का जवाब देने में भी आपने बोला अल्फाजों से, बड़े कड़े अल्फाजों के साथ किया, हमें अल्फाज नहीं चाहिए, हमें तो एक्शन चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, काम हमारे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। हम अल्फाजों से भी सक्षम है और हम जो है वेपन से भी सक्षम है, हर तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से भी हर तरीके से सक्षम है और तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मारूफ साहब और ब्रिगेडियर साहब को, ये चाइना जो है ये पूरे मामले को जो है हमारे 20 जवान करना चाहता है। और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अच्छी बात यह है कि हमारे 20 जवान उनको मारते मारते शहीद हुए हैं। हमें अपनी सेना के ऊपर फख्र होना चाहिए।
आप वही तो मैं बता रहा हूँ अपनी सेना पे उसको डिबेट को जो है उसको डिबेट करना चाह रहे हैं डिबेट। ये बहुत देश एकजुट है, कैप्टन 130 करोड़ जो हमारा आवाम है वो एकजुट है और हमारी सेना एकजुट है और पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, सक्षम है, आई थिंक जवाब देने में सक्षम है। एक मिनट इरफान जी, हमारे समय की कमी है तो मैं एक छोटा सा एक आखिरी बार बोलना चाहता हूँ यदि परमिशन हो मारूफ जी की। प्लीज प्लीज प्लीज। वेल, कांग्रेस बीजेपी हम आपको नहीं बदल सकते, मगर मैं बाकी जो देशवासियों को ये बता सकता हूँ, आज की डेट में चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, हम इस वक्त चाइना को टेक ऑन करने की हालत में हैं। मगर आप लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो डिफेंस बजट उनका हमसे तीन गुना है। देखिए 3 गुना डिफेंस बजट होने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां पे आप कितनी फोर्स ला सकते हो, उसमें हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। आप अपनी लड़ाई जैसे भी करनी करते रहिए, हम देश बचा लेंगे, चिंता मत करिए। बहुत शुक्रिया, दोबारा कोई बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विजय सागर जी आपका, बहुत शुक्रिया बरखा वर्षा जी आपका, कैप्टन खविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका, सुशील जी आपका और इरफान जी आपका। थैंक यू। अंत में यही कहूंगा कि उस मुल्क की सरहद कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है यहाँ के हमारे जाबाज सिपाही जो है, सैनिक जो है, अब सत्ता में विपक्ष में जो कुछ होता रहे, लेकिन वो इतने बहादुर है, इतने निडर है, इतने जाबाज है हर तरीके से कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं कि अगर उनके हाथ खोल दिए जाए तो वो निहत्थे भी सामने वाले के दांत खट्टे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक नई डिबेट के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।